दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। 1947 में मिली आजादी के बाद जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था का सपना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम बड़े नेताओं ने देखा था कि क्या उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब सेंध लग रही है। क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं ना कहीं से ध्वस्त होती जा रही है और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने में मौजूदा सरकारों की भूमिका नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इस तरह के बयान या इस तरह की बातें लगातार सामने आ सकती है कि देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और इसके कई बार उदाहरण भी सामने आते रहे हैं। जब समाज सेवी नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है, जब नेताओं को झूठे मामले में फंसाकर जेलों में बंद करके सालों रख दिया जाता है और जब तमाम तरह की व्यवस्था होने के बावजूद किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी होती है, तो ऐसा लगता है जैसे लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो हिल चुकी है। क्योंकि 1947 में आजादी के बाद जिस भारत का सपना देश में आजादी दिलाने वालों और भारतीय के खास बड़े नेताओं ने देखा था, वो सपना अब धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अपने चरम पे पहुंच चुके हैं। लेकिन नेताओं की जो गतिविधियां हैं या नेताओं के जो बयानबाजी हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो सालों भर सिर्फ चुनाव जीतने, चुनाव में जीत कैसे मिलेगी उसकी जुगत बिठाने और चुनावी तंत्र को किस तरह से कब्जे में लेकर देश में राज करने की एक व्यवस्था बन सके, उसकी फिराक में लगे रहते हैं। किसी को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को मजबूत करने की फिक्र नहीं है। और जब ये फिक्र नजर नहीं आती है तो ऐसा लगता है कि 1947 में जो आजादी मिली थी, उस आजादी को अब कुछ लोग अपने फायदे के लिए भुनाने में जुट गए हैं। जिस तरह से संविधान का बार बार दुरुपयोग हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, किसान आत्महत्या हो या युवाओं की सुसाइड का मामला हो, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का मामला हो, लद्दाख में हाल ही में हुए जो आंदोलन हुए उसके बाद जिस तरह से उस आंदोलन को कुचला गया और उसके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, उसी तरह से देश के अन्य हिस्सों में जब भी विरोध की आवाज उठती है उसे कुचल देने की जिस तरह से कोशिश होती है। किसानों के आंदोलन के दौरान 600 लोगों से अधिक की मौत हो गई, लेकिन सरकार इसे लेकर टस से मस नहीं हुई और आखिरकार जब सरकार को ऐसा लगा कि विदेश लेवल पर उसकी भत पीट रही है, तो वो किसानों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए तैयार होती है। तब ये सारे सवाल जब सामने आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश में चुनाव हुए और चुनी हुई सरकारें बैठी, उस सरकार के प्रति, उस सरकार को जिस तरह से नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, वो जिम्मेदारी कहीं नजर नहीं आ रही है। तो फिर सवाल ये उठने लगा कि आखिर ये जिम्मेदारी पैदा क्यों नहीं हो रही है। क्या लोगों के वोट खोने का अधिकार या लोगों के वोट हाथ से जाने का डर सरकार में बैठे नेताओं को नहीं रह गया है? क्या इस काम में चुनाव आयोग की तरफ से सरकार को फायदा पहुंचाने या सरकार के साथ मिलकर काम करने की वजह से सरकार में बैठे लोगों को इस बात का डर खत्म हो गया है कि आने वाले चुनाव में उसे आम नागरिकों का समर्थन नहीं मिलेगा, महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे जो मुद्दे हैं उसका हल नहीं निकालने की वजह से वो चुनाव में हार सकते हैं। ये डर जो धीरे धीरे खत्म होता गया तो ऐसा लगा जैसे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती जा रही है। क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें ही इस बात का सबूत है कि लोग चुनकर अपनी सरकार बनाकर भेजते हैं और जब सरकार काम नहीं करती है, निरंकुश हो जाती है, कायर हो जाती है, तो नागरिक अगली बार चुनाव में उनके खिलाफ वोट करके उन्हें सत्ता से उतार देते हैं। लेकिन जो ये डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, चुनाव दौर चुनाव जिस तरह से डर खत्म होने लगा, उससे ऐसा लगा कि जैसे लोकतांत्रिक जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। जो चुनावी प्रक्रिया थी उसकी पारदर्शिता खत्म होती जा रही है, जो ईमानदारी बची थी वो खत्म होती जा रही है। क्योंकि आपने पिछले 11 सालों में देश में बढ़ते भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह की बातें देखी, उसके बावजूद सरकार जब चुनाव दर चुनाव जीती गई तो ऐसा लगा कि कोई ना कोई करिश्मा ऐसा हो रहा है जो सरकार के साथ खड़ी नजर आई। लेकिन जब राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के जरिए और उससे पहले जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे किए, उसके बाद यह सवाल सामने आने लगा कि आखिर लोकतंत्र की जड़ों को किस तरह से हिलाया जा रहा है।
किस तरह से चुनाव दर चुनाव वोट चोरी करके या वोट खरीदकर या वोटों को डोमिनेट करके किस तरह से सरकार बचाई जा रही है और सरकार बनाई जा रही है। इन तमाम सवालों के बीच अब राहुल गांधी कोलंबिया पहुंच चुके हैं और कोलंबिया में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जिस तरह से भारत के लोकतंत्र को कमजोर बताया और जिस तरह से कहा कि भारत के लोकतंत्र पे लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से उन पे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल राहुल गांधी के लोकतंत्र पे हो रहे हमले का नहीं है, ना ही सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से उन्हें लेकर पलटवार किए जाने का है। सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश में पहुंचते हैं, भारत में पहुंचते हैं, तो ये बयान देते हैं कि भारत अमेरिका के सामने कभी नहीं झुकेगा, उसे टेरिफ से कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यही बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कह रहे थे? आखिर भारत में बैठी हुई सत्ता, केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार क्यों नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को यह बात पहले बताई कि भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला है? आखिर व्लादिमीर पुतिन को, राष्ट्रपति को यहां आकर यह बयान क्यों देना पड़ रहा है? क्या ये बयान देने के लिए उन्हें कहा गया या खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बयान दिया? वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को कोलंबिया में जाकर देश में कमजोर हो रहे लोकतंत्र को लेकर आवाज उठानी पड़ रही है। तो सवाल यह भी उठा कि आखिर वो भारत में इस तरह का बयान क्यों नहीं दे रहे, विदेश में जाकर उन्हें इस तरह का बयान देने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? तो फिर यह सवाल पैदा हो जाता है कि क्या सच में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती जा रही है, जहां एक व्यक्ति अपनी बात कहने से डरता है या एक व्यक्ति अपनी बात अगर कहता भी है तो उसे इस बात का डर है कि उस बात को सही तरीके से आम लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में मीडिया की भूमिका बहुत सवालों के घेरे में है। आखिर राहुल गांधी को ब्रिटेन, अमेरिका, कोलंबिया या तमाम देशों में जाकर देश के खिलाफ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि देश के खिलाफ बयान दिया गया, अगर उसी संदर्भ में देख ले तो आखिर राहुल गांधी को कोलंबिया में जाकर इस तरह का बयान क्यों देना पड़ रहा है? क्यों नहीं वो देश के अंदर ही इस तरह का बयान दे सकते हैं? तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मीडिया उनकी बातों को सही तरीके से आम लोगों तक नहीं पहुंचाता है या मीडिया अपनी भूमिका पूरी तरह से भूल चुका है? क्या वो सरकार के साथ चलते चलते ये भूल चुका है कि उसे निष्पक्ष होकर खबरों को सामने रखना चाहिए? इस देश में तमाम तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन आपने मीडिया के कवरेज को ध्यान से देखा होगा तो आपने बहुत सारी खबरों को मिस किया होगा। ऐसी खबरें जो सरकार के खिलाफ जाती है उसे मिसगाइड किया जाता है या मिस कर दिया जाता है। अगर आप लेह लद्दाख की ही बात कर ले तो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को जिस तरह से मीडिया ने लिया वो बेहद शर्मनाक है। वांगचुक जो हमेशा से सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, सेना के लिए काम करते रहे हैं, स्कूली बच्चों के लिए काम करते हैं, लेह लद्दाख के लिए जीवन भर लड़ाई किया, उस व्यक्ति को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और मीडिया ये साबित करने पे तुल जाती है कि उनका पाकिस्तान से कनेक्शन था, उनका बांग्लादेश से कनेक्शन था, उन्होंने पाकिस्तान में जाके मीटिंग की थी। ये तमाम बातें सामने आ जाती है। सवाल ये उठता है कि अगर सोनम वांगचुक पाकिस्तान से कनेक्टेड थे या वहां उन्होंने मीटिंग की थी तो मीडिया ने इससे पहले क्यों नहीं सोनम वांगचुक के मुद्दे को उठाकर उन्हें एक्सपोज किया था? आखिर उनकी गिरफ्तारी होने के बाद ही मीडिया की नींद कैसे खुली और अब वो उनके खिलाफ कैसे न्यूज खबरें चला रहे हैं? सवाल कई तरह के हैं। इन्हीं सवालों के बीच जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कायरता के प्रतीक है, ये बयान काफी बड़ा है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को कायर बताने के पीछे उन्होंने एक बड़ा तर्क दिया कि किस तरह से जो मौजूदा विदेश मंत्री है एस जयशंकर 2023 में उन्होंने एक बयान दिया था कि चीन हमसे शक्तिशाली राष्ट्र है, ऐसे राष्ट्र के साथ हम कैसे युद्ध लड़ सकते हैं। उस संदर्भ को सामने रखते हुए राहुल गांधी ने किया कि ये भारत के जो नई सरकार है वो कमजोर राष्ट्रों से लड़ना चाहती है, कमजोरों को दबाना चाहती है और इसी वजह से उन्होंने चाइना के खिलाफ बयान देने से मना कर दिया। तो ये सवाल भी पैदा होने लगा कि क्या भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ
जो बयानबाजी होनी चाहिए थी। भारत में जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति को पिछले लंबे समय से जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसके खिलाफ जिस तरह से भारत को पलटवार करना चाहिए था, वो पलटवार अगर नहीं हो रहा है तो क्या राहुल गांधी जिस कायरता की बात कर रहे हैं वो सही है? क्या पाकिस्तान का ही अगर उदाहरण ले ले, अगर यही बात पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयानबाजी की जाती तो क्या भारत चुप बैठता? भारत तो पाकिस्तान के एक बयान के बाद 5 बयान जारी करता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई बड़ा बयान नहीं दिया गया, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। तब सवाल ये उठा कि क्या राहुल गांधी जिस कायरता की बात कर रहे हैं वो सच है? राहुल गांधी ने एक और उदाहरण पेश करके आरएसएस की कायरता का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा था कि हम कुछ दोस्तों ने मिलकर एक मुस्लिम युवक को पीटा था, उसके बाद मुझे काफी खुशी महसूस हुई। तो उन्होंने कहा कि देश में भी यही हो रहा है कि कुछ लोगों के समूह मिलकर किसी एक को पीट रहे हैं। ये कायरता की निशानी है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इसी तरह का कायर काम करती रही है। वो समूह बनाकर लोगों को पीटती है और अपनी वाहवाही लूटती है। सवाल कई हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिन बातों को उठा रहे हैं वो बातें बेहद गंभीर है। एक ऐसी संस्था जो 100 वर्षों का स्थापना दिवस मना रही है, जिसके तमाम तामझाम पूरे देश भर में नजर आते हैं, उस संस्था में अगर कायरता की बू आ रही है, उस संस्था से अगर कायरता की बू आ रही है तो ये जरूर बड़ा सवाल है। जिस संस्था को स्वयंसेवी संस्था के तौर पे देखा जाता था, जिस संस्था को देश के पीलर के तौर पे देखा जाता था, या जिस संस्था को समाज के दबे कुचले लोगों के सहारे के तौर पे देखा जाता था, अगर वो संस्था किसी कमजोर को पीटती हुई या किसी कमजोर को दबाने में लगी हुई नजर आती है तो आरएसएस जैसी संस्था के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अगर किसी भी एक व्यक्ति के मन में ये सवाल उठता है तो ये आरएसएस की जो 100 वर्षों की यात्रा है उस पर भी सवाल खड़े करता है। खास करके भारतीय जनता पार्टी अगर राहुल गांधी के बयान का पलटवार करती है कि भारत का लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ है, लोकतंत्र मजबूत है, हमले हो रहे हैं, तो इस लोकतंत्र के कमजोर होने के हर दिन नए सबूत सामने आ रहे हैं। जब लेह लद्दाख में युवाओं का जो एक दल है वो बाहर निकलता है और राज्य प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग करते हैं, ऐसे लोगों पे फायरिंग की जाती है और उसमें कारगिल युद्ध के जो पूर्व सैनिक थे उसका बेटा भी मारा जाता है, और जब उसके नेता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सवाल लोकतंत्र पर हमले का उठता है। सवाल इस देश में तब भी उठता है जब तमाम तरह के भ्रष्टाचारी नेता भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में शामिल होने के बावजूद उनके घरों पे छापे नहीं पड़ते हैं और वो दिन रात खुलेआम घूमते हैं। लेकिन अगर विपक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ कोई सबूत या कोई मामला सामने आता है तो पूरी सरकार उसके पीछे लग जाती है, ईडी सीबीआई लग जाती है। तो सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है? क्योंकि लोकतंत्र का व्यवहार सबके साथ समान रूप से होना चाहिए। अभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के 4 नेताओं के खिलाफ तमाम तरह के सबूत प्रशांत किशोर ने पेश किए हैं, लेकिन सवाल है कि किसी भी नेता को लेकर कोई एफआईआर दर्ज हुआ हो, कोई पूछताछ की गई हो या किसी तरह की इंक्वायरी बैठी हो, क्योंकि ये सारे के सारे सत्ता पक्ष के नेता हैं। अगर विपक्ष के किसी नेता पे इतने बड़े आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए होते तो अब तक उनके खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके होते। आप राहुल गांधी की बात कर ले, देश भर में उनके खिलाफ कई तरह के केस दर्ज है। आप तेजस्वी यादव की बात कर ले, वो बिहार में कोई बयान देते हैं तो दिल्ली में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष के नेता है। इसी देश में अजीत पवार जैसे भी नेता हैं जिन पे करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले के आरोप लगे, लेकिन वो आज महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के तौर पे अपना शानदार कामकाज चला रहे हैं। उन पे कोई सवाल नहीं है क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके सरकार में शामिल हो लिए। अब उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। एकनाथ शिंदे की बात कर ले या किसी भी दूसरे छगन भुजबल की बात कर ले, करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले के आरोप लगे, उन्हें जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली, उनके साथ उनके खिलाफ जितने भी मामले चल रहे थे वो सारे के सारे मामले सुस्त पड़ गए। देश भर में इसी तरह के आंकड़े देखने को मिलते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा कहाँ है?
आखिर लोकतंत्र कहाँ खत्म हो रहा है? अगर जब सेना की तरफ से कोई सवाल आवाज उठाई जाती है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। जब चुनाव आयोग पे सवाल उठाए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर चुनाव आयोग का बचाव करते हैं तो सवाल उठता है कि लोकतंत्र बचा कहां है। जब मुस्लिमों के खिलाफ खुलेआम खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ मंच से खड़े होकर उनके खिलाफ बयान देते हैं तो सवाल उठता है कि इस देश में लोकतंत्र बचा कहां है। जब किसी आरोपी को पकड़ा जाता है तो उसके पूरे परिवार को सजा दी जाती है और तब उसके बावजूद अगर किसी की तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई जाती है तो सवाल उठता है कि इस देश में लोकतंत्र बचा कहां है। क्या लोकतंत्र सिर्फ इसलिए बचा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम तरह की हरकतें करते रहे लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? उनके मंत्री से लेकर सांसद तक पर करोड़ों रुपए के घोटाले, रेप आरोप, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हों लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया जाता है और साल भर जेल में सड़ा दिया जाता है। उसके बाद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है और उसके बाद वो जमानत पे बाहर आ जाते हैं। तो क्या इस देश में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं या लोकतंत्र का उपयोग सरकारें अपने फायदे के लिए उठा रही है? इसकी वजह से राहुल गांधी को विदेश में जाकर लोकतंत्र पे हो रहे हमले को लेकर सवाल करना पड़ रहा है। तो जरूरत है कि सरकार अपने गिरेवा में भी झांके कि आखिर राहुल गांधी को इस तरह का बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों राहुल गांधी को बार बार लोकतंत्र कमजोर होने, संविधान के खत्म होने की बात करनी पड़ रही है? क्या सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई बड़ा प्रयास किया जा रहा है ताकि राहुल गांधी हो या तमाम विपक्ष के नेता है उनकी शंकाओं को दूर किया जा सके? ये तमाम सवाल जिंदा है और इन सवालों का जवाब जब तक नहीं आएगा राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल जिंदा रहेंगे और उसमें तर्क ढूंढने की जरूरत पड़ती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।